यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द यूनिट 3। तो दिस यूनिट 3 इज वेरी इन सीक्वेंस ऑफ योर यूनिट 1। यूनिट 2 थोड़ा सा आपके लिए अभी सही समय नहीं है समझाने के लिए, तो आई एम स्टार्टिंग विद द यूनिट 3। नाउ दिस यूनिट 3 actually also is not fully completed, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखें क्योंकि ये हमें आगे यूज होने वाला है और आपके प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपलसरी भी होता है। ये कहीं ना कहीं मुझे स्कीम सिलेबस में थोड़ा सा कमी लगती है, तो मैं इसे पूरा कर लेता हूँ। तो इसमें मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पढ़ाऊंगा, जो कि ये सिलेबस से थोड़ा सा एडिशनल है। एक्चुअली एडिशनल क्यों बोले अपन, बिकॉज इट कम अंडर द यूर फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल में आता है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर सकता हूँ। अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम बनाए थे वो सेट के ऊपर नहीं थे, वो इंडिविजुअल वेरिएबल पर प्रोग्रामिंग था। अब हम जो देखेंगे दैट विल बी द एरे विद इन क्लास। तो एरे का हम देखेंगे किस तरीके से एरे को यूज कर सकते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एरे को हमें बनाना है एज ए ऑब्जेक्ट, तो इसको कहेंगे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा एरे को हम इंटीजर, जैसे एरे ऑफ इंटीजर बोलते हैं, एरे ऑफ फ्लोट बोलते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसी तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, तो उसे हम समझेंगे। फिर मेमोरी में किस तरीके से आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का एलोकेशन होता है उसे भी हमें समझना है। देन स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है और स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। तो ये स्टैटिक वर्ड जोड़ना है हमें अपने डेटा मेंबर के साथ और मेंबर फंक्शन के साथ। तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद पार्ट 2 जो रहेगा उसमें मुझे फंक्शन आर्गुमेंट एज ए ऑब्जेक्ट पढ़ाना है। अभी तक हमने फंक्शन आर्गुमेंट में इंटीजर देखा है, फ्लोट देखा है, कैरेक्टर देखा है। एरे को भी हम एज ए फंक्शन आर्गुमेंट बना सकते हैं, स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। अब हम बनाने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को हम एज ए फंक्शन आर्गुमेंट बनाएंगे। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल फंक्शन बनता है C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जिसका नाम है फ्रेंड फंक्शन। तो नाम से ही कितना अच्छा है, क्योंकि ये हमारे फ्रेंडली काम करता है, इसलिए इसको फ्रेंड फंक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टर। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। कंस्ट्रक्टर यानी आपके डेटा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को जरूरत पड़ता है, और जब भी ऑब्जेक्ट आपका एक्चुअल में लाइव है तब तक वो उसके साथ रहता है, और जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंस्ट्रक्टर में तीन इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है आपका मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, एक से ज्यादा भी कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हैं, और तीसरा होता है कंस्ट्रक्टर विद द डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो इसको हम अच्छे से समझना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आती है, तो इसे मुझे आपको समझाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद स्टार्ट होता है थर्ड यूनिट का कंसेप्ट, जिसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 होगा। तो पार्ट 3 में जो हम पढ़ेंगे वो है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये पार्ट 3 की स्टोरी है आपकी कि पार्ट 3 में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसमें हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, फिर टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म,
एंड ऑपरेटर एंड मेथड ओवरलोडिंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और एडवांस प्रोग्रामिंग है जिसे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रोग्रामिंग में बहुत यूजफुल वर्क कर सकते हैं। इसके बाद मेथड 4 आपको मैं पढ़ाऊंगा, पार्ट 4 आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं कैसे मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, कैसे हम रीडिफाइन कर सकते हैं मेथड को, कैसे इंटरफेस बनाएंगे अपने सिस्टम में। हमको एक इनहेरिटेंस में इंटरफेस भी बनता है, ये एक्चुअल में तो जावा से टच हो जाता है यहाँ पे। तो ये जावा इंटरफेस जो बनेगा वो आपका किस में बनेगा, दैट विल बी द जावा में बनेगा। एक्चुअल में जावा में पूरे इनहेरिटेंस जो टाइप होते हैं वो सी प्लस प्लस के यूज नहीं होते हैं, उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, थोड़ा सा उसके अंदर और भी मतलब कंफ्यूजन ना होने के लिए कुछ वेरिएबल लगाया गया है, तो उसमें इंटरफेस का यूज होता है। और फिर हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरीके से बनाए और यूज होती है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल हमारा प्लान रहेगा। तो अब हम थर्ड यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एरे को क्लियर कर दूं, क्योंकि एरे हमारे लिए बहुत यूजफुल है प्रोग्रामिंग में। जब भी हम सेट ऑफ डेटा की बात करते हैं, जब भी हम सेट में ऑपरेशन करते हैं, तो हमें एरे कंपलसरी होता है। तो एरे जो आपके सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा था वही एरे है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस है कि हम उसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में किस तरीके से यूज करेंगे। तो एरे की डेफिनेशन वही होगी कि इट इज ए सेट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, अगर आपको इंटीजर का सेट बनाना है तो उसमें फ्लोट नहीं हो सकता है। अगर मैंने बनाया है 2, 5, 8, 10, 15, अब इसमें मैं 20.25 नहीं ले सकता हूँ। तो क्योंकि 20.25 जो है वो फ्लोट नंबर आ जाता है। तो जो एरे होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट का होता है, एक जैसे डेटा होने चाहिए, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो करेक्टर हो, चाहे वो आपके फ्लोट हो, जिस प्रकार से भी हो वो सिमिलर आइटम रहना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की बात क्या करूंगा मैं, जब ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो ऑब्जेक्ट भी एक ही क्लास के होने चाहिए, तभी वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ कि द एरे कैन बी यूज एज ए मेंबर वेरिएबल। हम एरे को एज ए मेंबर वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली इंट को बनाते हैं, फ्लोट बनाते हैं, जैसे इंट ए सेमीकोलन। तो यहाँ पर ए क्या है, आपका नॉन एरे है। अब मैं एरे आपको बताऊंगा कि एरे को हम अपने डेटा मेंबर में कैसे इन्वॉल्व करेंगे। तो दूसरे तरीके के जो वेरिएबल होते हैं उसी तरीके से हमें इसे इन्वॉल्व करना है। तो बहुत ही नेचुरल वे से काम करना पड़ता है प्रोग्रामिंग में। थोड़ा सा भी हमने बहुत मतलब रूल को डाइवर्ट किया, थोड़ा सा भी चेंज किया, हम प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, देखिए, पूरी प्रोग्रामिंग तभी अच्छी लगेगी जब आपको समझ में भी आए और आप उसकी मॉडिफिकेशन या उसको स्केल कर सकें, यानी कुछ बड़ा कर सकें। प्रोग्रामिंग उसी को कहते हैं। एक होता है कैपिटल ए लिखना और दूसरा होता है फैंसी, मतलब थोड़ा सा आर्टिस्ट वे में ए लिखना। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क यही है कि जो आपका कैपिटल ए आपने लिखा है वो एक स्टैंडर्ड आपने कॉपी में किताब में देखा और उसी तरीके से ए को लिख दिया आपने, लेकिन आप अपने मन से ए कैसे लिखेंगे। मन का मतलब है कि आपको अकॉर्डिंग टू हैंड राइटिंग जैसा कंसेप्ट है। तो हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर में फॉन्ट्स होते हैं। अब आपको अगर कोई किसी को टेक्स्ट लिखना है तो आप उसे फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। क्योंकि हमें अभी हैंड राइटिंग मतलब अभी आपको कोई पेन से कागज के ऊपर लिख के तो देना नहीं है। अब आपको सपोज करिए एमएस वर्ड में लिखना है, तो एमएस वर्ड में लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फॉन्ट्स आपके लिए यूजफुल है। तो वो ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। ठीक है, यही चीज को हम बोलते हैं नॉलेज।
एक होती है रटी रटाई पढ़ाई, एक होती है आपके मन से, आपके दिमाग से और आपके कॉन्फिडेंस से जो पढ़ाई दिखती है वो एक अलग पढ़ाई। तो वो पढ़ाई हमें चाहिए कि जहां आपका कॉन्फिडेंस झलके, ऐसा लगे कि नहीं यार ये पर्टिकुलर, जैसे हमारे पास में आकांक्षा है तो आकांक्षा है, आस्था है, अभय, ऐसे बहुत सारे हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उन सब को, सभी हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, सभी के अकॉर्डिंग काम कब होगा, जब वो अपने मन से करेंगे, अपना इन्वॉल्वमेंट देखिए पूछना अच्छी बात है ना, ये सब मैं आपको टिप के रूप में बताता रहता हूँ। आप किसी से भी पूछिए, मैं कभी मना नहीं करूंगा। आप एज इट इज कॉपी भी कर लेंगे तो भी मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन ये निश्चित है कि वो चीज आपकी लास्ट लेवल में कंसीडर नहीं होगी। लास्ट लेवल जो होता है वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो याद रखिए उसको, ठीक है। तो लेट हम अपने रोड मैप में आ जाए। तो वी कैन आल्सो परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन इट, हम इसके ऊपर में वही परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जैसे रीड एरे करना है, राइट एरे करना है, एरे के एलिमेंट को ऐड करना है, एरे के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करना है, तो सम करना है, एवरेज करना है। तो ऐसे सारी जो मेथड्स होती हैं वो सारी की सारी कम आती हैं ऑपरेशंस में। तो ये सब कहलाता है एरे के ऊपर ऑपरेशंस करना। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं कि एरे में क्या हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने में एक पूरा प्रोग्राम दिख रहा है क्लास का, जो कि एरे पर मैंने बनाया है। ये स्पेशली एरे को समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये दो स्टेटमेंट हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, इसलिए इसको अब बार बार बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। और हम तो केवल क्लास के ऊपर ध्यान दें और क्लास के मेंबर के ऊपर ध्यान दें। तो हमारा क्लास का नाम क्या है, देखिए क्लास कहाँ से कहाँ तक है। क्लास है आपकी ये उसके CLASS से आपकी क्लोजिंग और सेमी कॉलन तक, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। और यही हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हम एनी हाउ इस क्लास को समझें, ठीक है। तो क्लास में समझने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, क्लास में समझने के लिए तीन इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं। पहला एंगल होता है कि क्लास का नाम क्या है। तो जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है क्लास का नाम, तो क्लास का नाम यहाँ पर है एरे। तो ये मैंने ARAAY रखा है। तो ये जो नाम लिखा है मैंने, ये आइडेंटिफायर है और ये कहीं पर भी स्टैंडर्ड या इनबिल्ट या कीवर्ड नहीं है। इसको मैं यूज कर सकता हूँ एज ए क्लास का नाम, ठीक है। ये मेरे लिए बना हुआ है और जब तक ये मैं प्रोग्रामिंग में यूज कर रहा हूँ इसको मैं एरे के नाम से जानूंगा, ठीक है। अगर यहाँ मैं कोई कीवर्ड रख देता, जैसे INT लिख देता, ये INT लिखा है, अगर मैं क्लास का नाम INT लिखूंगा तो क्या होगा, ठीक है, ये एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि क्लास का नाम हम जो भी है वो कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंट को स्पेशली फॉर डेटा डिक्लेरेशन के लिए या डेटा को डिफाइन करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो ये पहला एंगल है कि क्लास का नाम को समझना। सेकंड चीज क्या है कि क्लास के डेटा मेंबर को समझना। तो ये इसका एक डेटा मेंबर हो गया और मेंबर फंक्शन कहाँ है, ये इसके मेंबर फंक्शन हो गए। तो तीन चीजें मुझे सेपरेटली अपने माइंड में रखनी पड़ती है कि क्लास का नाम क्या है, क्लास का डेटा मेंबर क्या है और क्लास के मेंबर फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं डेटा मेंबर की। तो डेटा मेंबर यहाँ पर क्या है, केवल एक डेटा मेंबर है जो कि एरे के फॉर्मेट में है। अगर ये एरे के फॉर्मेट में है तो इसमें क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं, वही जो जो अपन ने सी लैंग्वेज में पढ़ा था वही चीजें यहाँ पर आपकी छिपी हुई हैं। तो कैसे समझेंगे आप इसको, तो सबसे पहले ये समझिए कि इसमें मैं कि इसका साइज क्या है। तो इसका साइज है 10, ठीक है। इस एरे का साइज क्या है 10। इस एरे का नाम क्या है n, ठीक है। और इस एरे का डेटा टाइप क्या है इंटीजर। तो हाँ, यहाँ पे हमें तीन इंपॉर्टेंट फिर से मिल गए चीज कि हमें यहाँ ये समझना है कि अपने वेरिएबल में कि ये कौन से डेटा टाइप का है, ये इंटीजर डेटा टाइप का है।
अब मैंने इसे एरे बना लिया है, तो ये सेट के रूप में रिप्रेजेंट होगा, और जब सेट के रूप में रिप्रेजेंट होगा तो ये आपका एरे होने के कारण इसमें जो 10 एलिमेंट आने वाले हैं वो पूरे के पूरे इंटीजर फॉर्मेट में ही होंगे। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा आप, तो ही आपकी प्रोग्रामिंग में समझदारी आपकी आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा इसमें क्या हमको समझना है, हमको समझना है कि भाई ये जो N10 लिखा है ये एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक, इसका मिनिमम रेंज क्या होगा। तो इसका रेंज होगा N0 से N9, यानी जो ये 10 लिखा है ये है साइज, यानी कि टोटल एलिमेंट इसमें कितने होंगे। लेकिन हर एलिमेंट का क्या होता है, हर एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होता है। सबस्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है, जहां पर हमको उसके इंडेक्स को मालूम होना चाहिए। तो इसका जो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, तो ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हमें किस तरीके से अपने आप को इंटरप्रेट करना है। ओके, तो ये हो गया डेटा मेंबर। अब मैं आता हूं आपके मेंबर फंक्शन पे। तो मेंबर फंक्शन में मैंने लिखा है रीड एरे और लिखा है राइट एरे। ठीक है, तो इस चीज को अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैंने एरे को रीड करने के लिए कुछ मेथड बनाए हैं और राइट करने के लिए कुछ मेथड बनाए हैं। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूंगा रीड एरे, तो इसमें मैं कितने नंबर्स को रीड कर सकता हूँ, 10 नंबर को मैक्सिमम रीड कर सकता हूँ। और मिनिमम कितना कर सकता हूँ, मिनिमम इसमें 1 कर सकता हूँ, मैक्सिमम 10 और मिनिमम 1 कर सकता हूँ। तो सपोज करिए कि मुझे केवल 2 नंबर को रीड और राइट करना है, 10 नंबर को नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन है कि ये मेरी विलिंग है, ये मेरा डिजायर है, तो मैं अपने हिसाब से इसको काम करूंगा। तो यहाँ पे मुझे 2 नंबर को ही रीड करना है, तो मैं इसको लूप के थ्रू पढ़ना चाहता हूँ। आप चाहे तो इसमें केवल आप सी इन भी पूरा लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ जर्नलाइज कंसेप्ट में पढ़ना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया है, तो ये फॉर लूप में आई को मैंने यहाँ पर इंटीजर से डिक्लेयर किया है। आप चाहे तो इसको पहले भी कर सकते हैं, पर ये एक्चुअल में लोकल ही काम करना है, इसको मैं लोकल ही रखा हूँ। इसी तरीके से राइट में भी इंट आई है, इसे भी मैंने लोकल रखा है। तो ये जो आई है ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से होगा, और कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। तो ये कितने नंबर रीड करेगा, 2 नंबर रीड करेगा। अगर आपको सपोज करिए टोटल 10 नंबर रीड करवाने हैं, तो ये 0 से लेकर 9 हो जाएगा। सपोज करिए कि मुझे केवल लास्ट के 2 नंबर को रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 8 से स्टार्ट करूंगा 9 तक। तो 2 नंबर मेरे जो स्टार्ट होंगे वो कौन से लोकेशन में जाएंगे, 8th लोकेशन और 9th लोकेशन में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यूज किया है इनपुट स्टेटमेंट। तो इस इनपुट स्टेटमेंट में वही चीजें हैं जो नॉर्मल हम सी इन में यूज करते हैं, पर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। तो ये देखिए, ये सब्सक्रिप्टेड जो वेरिएबल है ये आपका आयत के फॉर्म में है। आयत का मतलब होता है कि ये आई लिखा हुआ है, तो ये आपका जनरलाइज टर्म हो गया कि ये आयत वैल्यू को रीड करेगा। अब आयत वैल्यू का मतलब कैसे, जब i इज इक्वल टू 0 होगा तो ये n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब i इज इक्वल टू 2 होगा तो n इज इक्वल टू जब i इज इक्वल टू 1 होगा तो ये n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका वैल्यू अपडेट होता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर लूप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रीड एरे का हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम राइट एरे को भी करेंगे। तो राइट एरे में हमने क्या किया है, वही 2 नंबर को रीड करना चाहते थे, वही 2 नंबर राइट भी करना चाहते हैं। अब इसमें हमने फिर से फॉर लूप लगाया है, और ये जो आपका सी आउट है ये आपको आयत n की तरफ ले जा रहा है, यानी जैसे ये i चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सी आउट भी चेंज होगा। तो ये हो गया मेरा क्लास का पूरा डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन और एरे का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखें, ये आपका डेटा मेंबर है यहाँ पे, और ये आपके रीड एरे जो है इट इज ए मेंबर फंक्शन।
तो ये चीज को आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, है ना, कंफ्यूज होंगे तो दिक्कत होगा। पहले हमने क्लास समझना था तो हमने क्लास समझ ली है, तीन चीजें समझनी है, एक है क्लास का नाम समझना है, क्लास का डेटा मेंबर समझना है और क्लास का मेंबर फंक्शन समझना है। अब ये मेंबर फंक्शन जो है दोनों वाइड है, यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्लास को आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हमको केवल इम्प्लीमेंटेशन समझना है कि सर इसको इम्प्लीमेंट करके कैसे रन करना है, ये अब समझना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्टिव फंक्शन को यूज किया है, तो ये एक्टिव फंक्शन है, कोई भी सब फंक्शन नहीं है। यहाँ पर मेन फंक्शन को हमने लिया है, मेन फंक्शन में ओपन करली ब्रैकेट है, क्लोज करली ब्रैकेट है। ये मेन जो फंक्शन है एक वैल्यू रिटर्न करेगा, इसीलिए रिटर्न 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक नॉर्मल जर्नलाइज कल्चर है प्रोग्राम बनाने का। आपका जो माइंड है वो तो ये है, ठीक है, यहाँ पर आपको अपने को थोड़ा फोकस करना है। अगर ये चीज आप फोकस कर लोगे तो प्रोग्राम आपसे बन जाएगा। तो भाई सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सभी को पता है ना, ये तीनों चीजें क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सबको पता है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। तो मैंने यहाँ पर जो नाम लिखा था एरे, वो मैंने यहाँ पर एरे लिख दिया है और उसके साथ मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट एन बन गया, यानी ऑब्जेक्ट एन यानी कोई एन ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज ओनली वन ऑब्जेक्ट। केवल एक ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बना है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, इस ऑब्जेक्ट में 10 नंबर का एरे है और 2 मेंबर फंक्शन है, ये इसके पास में प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। अब इस प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज करेंगे, तो इसको हम डॉट लगा के, डॉट ऑपरेटर लगा के ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन के साथ कॉल कर देंगे। तो जैसे ही हम कॉल करेंगे तो हमारे पास जो भी यहाँ पर इसके बिहाइंड इस स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसके बिहाइंड क्या लिखी है, रीड एरे के बिहाइंड में कि भाई आपको 2 नंबर पढ़ने का हम ऑप्शन देते हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ लूंगा तो 2 नंबर रीड हो जाएगा। इसी तरीके से मैं 2 नंबर राइट कर लूंगा जो पढ़ा हूं। तो ये पूरा प्रोग्राम मुझे एरे में 2 नंबर रीड करने का और राइट करने का पूरा पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा है। अब केवल क्या काम बचा है कि मैं इसको अपने प्रोग्राम में लिखूं और उसे एग्जीक्यूट करूं। अगर मैं ये प्रोग्राम लिखता हूं एज इट इज लिखना पड़ेगा, चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप जैसे ये लिखेंगे आपको 2 नंबर रीड होगा और 2 नंबर आपका राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये कल्चर आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कल्चर समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मली क्या है कि हम लोग है ना बहुत सारी चीजों को समझने के साथ साथ ऐसा सोचते हैं कि भाई ये चीज हमें पूरी तरीके से अब आ गई तो अब हमें कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंस बाप रे बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल का अगर कॉन्फिडेंस आपको देखना है तो मान के चलिए दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा। और बेटा मेहनत से ही मैं प्रैक्टिकल के ऊपर में कमांड ला पाता हूँ। मैं आपको पढ़ाने के लिए अलग से बैठना पड़ता है, चाहे कितने बार भी मैंने पढ़ा लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाने के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। भाई मेहनत तो अपनी जगह ही है, इसको याद रखेंगे। अगर इसको आप याद नहीं रखेंगे तो मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो भाई ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अब इसको आप कभी भी भाई भूलना मत, ठीक है। अगर आप भूलने की आदत रखोगे ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। भूलना उलना नहीं लोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास में बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, आपके पास भी होंगे। तो आप इसे रन करके देख लीजिएगा, कहीं ऐसा कोई गलती हमारे पास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इजिली यहाँ पर इसको रन करके देख सकते हैं, आपका प्रोग्राम भी यहाँ पर रन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत लोग इसको रन करते हैं और मेरे को प्रिंट आउट भी देते हैं। कुछ बच्चे लोग तो बहुत अच्छे से बनाते हैं, जैसे मतलब ऐसा लगता है कि मैं खुद बना रहा हूँ, वैसा वाला कल्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आपका जो कल्चर है कैसे बनता है। देखिए ये प्रोग्राम है आपके पास। अब ये प्रोग्राम आपके पास में किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, आप यूज करके बताएंगे तो बन जाएगा प्रोग्राम।
ओके, तो अभी अपने पास में वो वाला कल्चर नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, तो लेट दिस विल बी द सेकेंड प्रोग्राम। अब मैं सेकेंड प्रोग्राम आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो दिस इज द एरे ऑफ द प्रोग्राम। ओके, नाउ कम टू द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं सीखा तो भैया आपने C++ सीखा ही नहीं मानना, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी तक हमने एरे ऑफ इंटीजर पढ़ा, एरे ऑफ फ्लोट पढ़ा, एरे ऑफ कैरेक्टर पढ़ा, अब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, वी नो दैट कि एरे कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग स्ट्रक्ट, है ना। मैं यहाँ स्ट्रक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर का भी एरे बनाया जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्ट आपने सी लैंग्वेज में सीखा होगा, आप गूगल करके देख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर से आप सीख सकते हैं, कोई बात। Similarly, we can also have a array of variable, ठीक है ना। Similarly, we can also have array of variable and that are of type class. हम क्लास का भी कंसेप्ट array of object में दे सकते हैं and such variable are called array of object, ठीक है। इसी को हम array of object। तो भाई जल्दी से अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की कहानी पर मैं आने वाला हूं। तो सपोज करिए कि मेरे पास में यहाँ पे क्या है, मेरे पास में यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये मैंने बाला गुरुस्वामी से लिया है। अगर किसी ने किताब रखी हो तो उसमें से देख सकता है कि मेरे पास में क्लास का नाम एम्प्लॉय है और इस एम्प्लॉय में 2 डेटा मेंबर है और 2 मेंबर फंक्शन है। तो इस एम्प्लॉय को मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में लाना चाहता हूं, तो ये एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है। तो जब एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं तो आपको सारी सुविधा आपको देनी पड़ेगी कि जैसे एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय का एज क्या है, और एम्प्लॉय का मैं गेट डेटा जब बोलूं तो नाम और उसका एज में रीड कर सकूं, और जब मैं पुट डेटा बोलूंगा तो उस एम्प्लॉय का नाम और उस एम्प्लॉय का एज मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो वो एक मैंने यूज किया रीड डेटा, राइट डेटा। एक और आप मेथड यूज कर सकते हैं गेट डेटा एंड पुट डेटा। तो ये याद रखिए कि ये अपने एब्रीवेशन है, ये कोई आपके किताब में कहीं ऐसा लिखा नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसका इंटरप्रिटेशन क्या बनाते हैं। तो आप यहाँ पर गेट डेटा भी अच्छे से लिख सकते हैं। गेट का मतलब है कि आपको जो भी डेटा मेंबर है उसे रीड करना है, पुट डेटा यानी जो भी डेटा मेंबर है उसे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया है, वॉइड गेट डेटा वॉइड एंड वॉइड पुट डेटा वॉइड। तो यहाँ पे जो ये 2 वॉइड लगाए हैं दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन उनका स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। अगर मैं राइट साइड में देखता हूँ, राइट साइड में जो ये वॉइड लिखा हुआ है, तो ये वॉइड हमें डिनोट करता है कि ये जो मेंबर फंक्शन है कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये लेफ्ट हैंड में जो वॉइड लिखा है इसका मतलब ये है कि ये जो गेट डेटा है वो आफ्टर प्रोसेसिंग कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। तो ये पुट डेटा में भी यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरीके से हमने एम्प्लॉय डेटा के ऊपर में काम कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से हम इस पूरे प्रोग्राम को किस तरीके से लाइव बनाने वाले हैं। तो देखिए लाइव बनाने का बहुत रिक्वायरमेंट जो है एक्चुअल में लाइव बनाने की यही है। तो हम कैसे लाइव बना रहे हैं, देखिए मैंने एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने जर्नल वर्ड यूज किया एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति एम्प्लॉय ही होता है, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है वो एम्प्लॉय के काम से काम करता है। अब इस एम्प्लॉय में भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसको हम नॉमेनक्लेचर क्या क्या दे सकते हैं, तो वो नॉमेनक्लेचर मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वो नॉमेनक्लेचर क्या है कि मेरा 3 एम्प्लॉय मैनेजर हैं, 15 एम्प्लॉय फोरमैन है, 75 एम्प्लॉय वर्कर है। तो देखिए कितनी लाइव चीज हो गई है कि यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि जो ये मैनेजर है ये मेरा एम्प्लॉय जैसे, देखिए सारे लोग एम्प्लॉय हैं लेकिन मैनेजर 3 है,
फॉरमैन 15 हैं और वर्कर 75 है। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि इट इज ए एरे ऑफ मैनेजर, एरे ऑफ फोरमैन, एरे ऑफ वर्कर। इस तरीके के कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब समझ सकते हैं। एरे ऑफ मैनेजर मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ फोरमैन मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ वर्कर मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट की स्टोरी बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से काम करते हैं। मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि ये मेमोरी में भी किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये पूरी जो फिजिकल माइंड में बैठाना है आपको, वो मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम धीरे से आगे बढ़ते, ये थ्योरी थी अपनी। अब ये थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे, पर उसके पहले थोड़ा सा हमें इसको पढ़ना पड़ेगा कि भाई होता क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको ध्यान से समझना पड़ेगा कि द एरे मैनेजर कंटेन 3 ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने ऊपर देखा, नेमली मैनेजर 0, मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2। इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, ये 3 मेरे मैनेजर हैं और 3 मैनेजर में मैनेजर 0, मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2। तो इस तरीके की चीज को हम एक्चुअली इंडिपेंडेंट करके रीड राइट करेंगे। इसी तरीके से हम फोरमैन के लिए भी करेंगे, इसी तरीके से हम वर्क के लिए भी करेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई 15 ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, फोरमैन के हैं, और 75 ऑब्जेक्ट हमारे क्या हैं, लेट विल बी आपके वर्कर के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको अपने दिमाग में इंटरप्रिटेशन बनाना पड़ेगा। देखिए ये जो टेक्स्ट में लिखा है ना, ये केवल आपके माइंड में एग्जैक्टली जीरोक्स छापने के लिए बनाया जाता है। अगर इसे आप समझ जाओगे ना, तो थ्योरी तो आपको ऐसी पकड़ में आएगी कि आप थ्योरी नहीं, थ्योरी आपके पीछे भगेगी। और जैसे थ्योरी आपके पीछे भगने लगेगी ना, आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये मैं प्रोग्रामर के लिए ही यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। भाई इंजीनियरिंग आप बहुत सारी चीजों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, डिबग, फिर आपका मेंटेनेंस, बहुत सारे कंसेप्ट है भाई। प्रोग्रामिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको केवल भाई सी इन सी आउट लिखना है। ये सी इन सी आउट तो ठीक है, कुछ लोग ही लिख पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, इतने सारे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, नो डाउट सभी अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कम बच्चे रहेंगे कि जो है ना प्रोग्रामिंग टाइप करने में इंटरेस्ट रखेंगे। बहुत कम बच्चे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो ज्यादातर क्या है कि रेडीमेड चीज को, अपने जो भी कंसेप्ट को असेंबल करना चाहते हैं। नॉर्मली असेंबलिंग में हमें काम करना चाहिए, और हमें ज्यादा टाइम, जिसमें हमारा हार्ड टाइम जाए, वो थोड़ा कम करते जाना चाहिए। इनिशियली अच्छा है लिखना। देखिए जितना हम लिखेंगे कागज में, हमारी क्या होगी, हैंड राइटिंग अच्छी बनती है। अब हैंड राइटिंग अच्छी बन गई, लेकिन आप अच्छे वर्ड नहीं लिख सकते हैं, अच्छी स्टोरी नहीं बना सकते हैं, तो फिर उस अच्छी हैंड राइटिंग का भी इम्पैक्ट क्या रहा, बहुत कम रह जाएगा। तो ये टिप्स हैं आपके लिए कि आप मेहनत अपने आप को कहाँ करें, क्योंकि देखिए सबके पास 24 घंटे होंगे, आपके पास भी 24 है, मेरे पास भी 24 है, और अनिल अंबानी के पास भी 24, और मोदी जी के पास भी 24 है। सभी के पास उतना ही समय है, लेकिन हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें बहुत अपने विजन को बढ़ा के काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, आपके लिए टिप था। ओके, नाउ हम थोड़ा सा और इसको मतलब थ्योरी में समझना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर्ड होता है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर ये आप समझ गए ना, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, एरे स्टोर इन इनसाइड द मेमोरी इन द सेम वे एज ए मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे जैसे हम काम करते हैं, उसी तरीके का इसका रोल होता है। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 2D होता है, 3D होता है, 4D होता है। जैसे कि हम लोग वो ऊपर में एक ही स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट बना सकते हैं, 3 स्क्वायर ब्रैकेट बना सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना डायमेंशन का एरे बना रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा कहलाता है। आप अपने डेटा को कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, डेटा साइंस
है ना। जैसे आपका डेटा एनालिस्ट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर में आपको है ना विजन बहुत लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आप डेटा का विजुलाइज कर सकते हो। विजुलाइज करना हर एक स्टूडेंट की बस की बात नहीं होती है। बहुत बड़ा पेशेंस और बहुत बड़ा आपके पास में सोच होनी चाहिए, आपके पास में बहुत बड़ी कंसंट्रेट वक्त होना चाहिए कि आप उस चीज को अलग से बता सको। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ विजुलाइज करके कि अगर सपोज करिए मेरे पास में मैनेजर 3 है तो ये मेमोरी में कैसे दिखेंगे। तो देखिए ये मेमोरी में दिखाने की बात आ रही है कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि इसकी मेमोरी में कैसे दिखेंगे। देखिए भाई, ये इसकी मेमोरी में दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 3 मैनेजर है, मैनेजर 0 है, मैनेजर 1 है, मैनेजर 2 है। अब हर मैनेजर के पास में नाम होगा, एज होगा, नेम होगा, एज होगा, नेम होगा, एज होगा। तो इसको मैं इस तरीके से कल्चर को बनाऊंगा माइंड में, और यही कल्चर का हमारे मेमोरी एलोकेशन में भी बनता है। अगर मैनेजर 0 की बात कर रहे हैं तो उसके पास में 2 फील्ड होगी, एक में नाम रखेगा, एक में एम्प्लॉय का एज रखेगा। मैनेजर 1 के पास भी पहला नाम होगा, दूसरा एज होगा एम्प्लॉय का, और मैनेजर 2 के पास भी एम्प्लॉय के नेम और एम्प्लॉय का एज होगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि हम किस तरीके से, देखिए एक चीज होती है कि आप अपने आप को किस तरीके से फिट करते हैं। ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझदारी से ले लो तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो तो अब काम की बात आपको तो बतानी पड़ेगी, तभी तो मजा आएगा आपको। तो ये तो सारा आपका थ्योरी वर्क था, थ्योरी वर्क तो आप जानते ही हो कैसे करना है। अब देखिए मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि हमारे पास में जो मेमोरी है वो किस तरीके से आपके मतलब ऑब्जेक्ट के लिए काम करती है। देखिए क्लास के लिए 3 ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना, क्लास के लिए 3 ऑब्जेक्ट होंगे, ये बात को याद रखेंगे आप। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। Memory space for object is allocated when they are declared, not when the class is specified. अरे वाह, क्या बात लिखी है। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। यहाँ पर मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब मेमोरी हमें एलोकेट करनी है, क्या करनी है, मेमोरी स्पेस हमें देना है, किसके लिए देना है भाई, ऑब्जेक्ट के लिए देना है। पर ये कब मिलेगा, जब वो एग्जैक्टली स्पेसिफाइड, व्हेन द क्लास इज स्पेसिफाइड। क्लास केवल डिक्लेयर होने से कुछ नहीं होगा, क्लास जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा तब तक मेमोरी उसे नहीं मिलती है। मेमोरी कब मिलेगी, जब वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि मेमोरी स्पेस व्हेन दे आर डिक्लेयर एंड नॉट व्हेन द क्लास इज स्पेसिफाइड। हम जब क्लास को बना के रखते हैं तो उससे कोई काम नहीं होगा, जब वो डिक्लेयर होके क्रिएट करेगा तभी उसके लिए मेमोरी हम देंगे। ठीक है ना। हमने बड़ा सा एक भाई सपोज करिए कि स्कूल बना लिया, सब कुछ बना लिया। अब हमें बच्चे जब तक मतलब उसके ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे तब तक उसका हमको मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो ठीक है, बनाया रखा हुआ है, आपने स्पेस बोला, ये जगह जगह हमने सब जगह बना के रख दी। लेकिन मेमोरी में हम किसको लाएंगे, जब हमारे स्टूडेंट आएंगे, जब हमारा क्लास के अंदर की बात होगी तब मेमोरी होगी। तो मेंबर फंक्शन आर क्रिएटेड एंड प्लेस इन द मेमोरी स्पेस। तो हमारे पास क्लास में क्या क्या चीज होती है, एक मेंबर फंक्शन होता है और एक डेटा मेंबर होता है। अब ध्यान से समझिए कि मेंबर फंक्शन, मैं 3 ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 3 ऑब्जेक्ट और एक क्लास की बात कर रहा हूँ। तो मेंबर फंक्शन 3 ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होंगे कि सेम होंगे, इस पर आपको सोचना है। दूसरी चीज आपको ये सोचना है कि डेटा मेंबर 3 ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होंगे कि एक होंगे। बस ये 2 चीजों पर आपको ध्यान देना है पूरे इस स्लाइड पर। तो मेंबर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेंबर फंक्शन आर क्रिएटेड, मेंबर फंक्शन को क्रिएट कर दिया और प्लेस्ड इन द मेमोरी स्पेस, हमने इसको कर दिया। बट ओनली वंस, केवल हम एक ही बार इसके लिए काम करेंगे, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो, आपको मेंबर फंक्शन एक ही बार ही मेमोरी एलोकेट करनी है, क्योंकि मेंबर फंक्शन किसी के लिए अपडेट नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा नहीं है, वो तो केवल आपके रिटर्न इंस्ट्रक्शंस हैं। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन सबके लिए कॉमन है, तो इसके लिए मैं मेमोरी एक ही बार एलोकेट करूंगा व्हेन दे आर डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ क्लास स्पेसिफिकेशन। लेकिन
ऑल द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू दैट। अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ध्यान से देखिए, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू क्लास, मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं क्लास में, एंड सेम मेंबर फंक्शन भी यूज होंगे उसके लिए। जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे सबके लिए मेंबर फंक्शन सेम होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कितने भी ऑब्जेक्ट बन जाए, जैसे कि सपोज करिए कि मैं हूं, तो मैं आपके लिए एक ही टीचर का काम कर रहा हूँ, चाहे कितने भी बच्चे आ जाए, पढ़ाने वाला मैं ही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मेंबर फंक्शन आपके जैसा काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मेंबर फंक्शन जैसा काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट वाइज एलोकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है कि नो सेपरेट स्पेस इज एलोकेटेड फॉर दिस मेंबर फंक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। व्हेन ऑब्जेक्ट्स, एस लगा हुआ है, प्लूरल है ये, तो एक से ज्यादा हो या एक हो, इसके लिए कोई अलग से आपको टीचर नहीं मिलेगा। आपको तो भाई एक ही कॉमन टीचर मिलेगा, बिकॉज दिस इज ए BTCS 305। अगर BTCS 305 बोल रहे हैं तो ये केवल और केवल एक ही टीचर है। यहाँ पर कितने भी बच्चे आए सबको एक ही मिलेगा आपके CSA सेक्शन में, ठीक है। तो इस चीज को हमने समझ लिया। अब केवल आपको समझना है कि ओनली स्पेस फॉर मेंबर वेरिएबल इज एलोकेटेड। जितने भी सेपरेट ऑब्जेक्ट होंगे सबके लिए हमारे पास डेटा मेंबर के लिए स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास में अलग अलग अपडेशन का क्वालिटी होगी। तो सेपरेट मेमोरी लगेगी हमको काहे के लिए भाई, फॉर द ऑब्जेक्ट्स आर essential, and because this member variable will be the hold the different value for a different object as is in shown in the figure। अब मैं फिगर में आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से हम इस डिस्क्रिप्शन को बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन को अब अगर आप समझ गए ना, तो मेरे को ये किताब बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आज तक अपने साथ में आ रखी है, आपको समझा भी मैं उसी से रहा हूँ। बाला गोस्वामी में है ये, आप इसको अच्छे से समझिए, बाला गोस्वामी की बुक है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब तो शायद दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहला जो रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, पहला रेक्टेंगल आपको ध्यान से देखना है कि पहले रेक्टेंगल में मेंबर फंक्शन का एरिया है और दूसरे रेक्टेंगल में ऑब्जेक्ट का एरिया है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो भी रहेगा वो कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये मेमोरी क्रिएटेड होगी व्हेन फंक्शन डिफाइन होंगे, तब होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मेंबर फंक्शन बनाए हैं, तो ये 2 मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी हैं, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी हैं, ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 के लिए उसका डेटा मेंबर 1 और 2 अलग अलग है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए डेटा मेंबर अलग अलग है, ऑब्जेक्ट 3 के लिए डेटा मेंबर अलग अलग है। जैसे एम्प्लॉय और एज की बात करें तो मेरे पास में यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट बने हैं। सपोज लाइक ए मैनेजर की बात करें तो 3 मैनेजर बने हैं, तो मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। तो उसमें एज, नेम ऑफ मैनेजर, नेम ऑफ एज, नेम ऑफ मैनेजर, नेम ऑफ एज, नेम ऑफ मेंबर, नेम ऑफ एज। तो तीनों के लिए मेंबर अलग अलग डेटा मेंबर होंगे, ना कि हम मेंबर फंक्शन जैसे बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस तरीके से एलोकेशन करते हैं। अगर ये क्लियर हो जाता है तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत जल्दी समझ में आएगी। देखिए प्रोग्राम तो क्या रटे रटाए भी बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई प्लेसमेंट में थोड़ा पूछ लिया ना तो भैया आपके पास में फिर हल्ला बोलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है और स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। ये 2 चीज बची है आपकी, तो उसको भी खत्म कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, प्रोग्राम आने वाला है इसलिए थोड़ा मेरे को प्रोग्रामिंग सिखाने का था। तो यहाँ तक मैं आपको बताना चाह रहा था, शायद बता पाऊँ कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं है, आज अपन यहीं पर आपको फ्री कर देते हैं क्योंकि थ्योरी ज़्यादा हो गई है। एक और क्लास लेंगे जिसमें हम ये पूरी चीज़ें आपको समझाएंगे, ठीक है। तो लेट वी विल स्टॉप हियर टिल द योर स्टैटिक डेटा मेंबर। तो नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, तो स्टैटिक डेटा मेंबर से ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर टैग लगा दिया हूँ, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो आज प्रोग्रामिंग के नाम से ज्यादा कुछ नहीं था, आज केवल थ्योरी के नाम से है, तो आप इसको पढ़िए और इसको समझिए। ठीक है, तो पहले मैं सबका अटेंडेंस ले लूं।